यस प्लीज, गुड आफ्टरनून। प्लीज बैठिए। धन्यवाद। शाहिद राम जी, वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री कहाँ पे लगे हुए हैं? मैं जयपुर हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड हूँ सर। ओके, तो आपको कभी ब्रांच वगैरह में रहे कहीं, किसी ब्रांच वगैरह में नहीं सर, इंडस्ट्रीज? मैं यहीं पे रहा हूँ और अभी 1 साल हुआ है मुझे। RS 2021 से ही हूँ मैं और 2024 सितंबर में ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा। तब से जयपुर हेडक्वार्टर में हूँ। चलिए, तो आप तो हमारे लिए बहुत बढ़िया कैंडिडेट है। चलिए बात करते हैं रिसर्जेंट राजस्थान से। जी सर। आपका डिपार्टमेंट में इसने एक एक्टिव रोल प्ले किया है, लेकिन MOUs तो 35 लाख करोड़ के हो गए, जी सर। लेकिन धरातल पे क्या उनकी प्रोग्रेस से क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, इसलिए इन्वेस्टर्स उसमें बुला तो लेते हैं अपन उनको, लेकिन उनकी जो प्राथमिकताएं पूरी नहीं हो पाती और वो आते ही नहीं है मुड़ के। आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, इसकी क्या प्रोग्रेस है? जी सर, हमने राइजिंग राजस्थान में लगभग 36 लाख करोड़ के MOUs किए हैं, जैसा आपने बताया था। उसमें से ऑलमोस्ट 26 लाख करोड़ के MOUs एनर्जी सेक्टर में हैं और 1 से 1.25 लाख करोड़ के MOUs जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेक्टर ने इंडस्ट्री सेंटर्स ने किए हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी समस्या आज तक की रही है सर, वो पानी से रिलेटेड समस्या ही रही है। लेकिन अब जो हमने MOUs किए हैं वो ज़्यादातर ऊर्जा के क्षेत्र में है, उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ज़्यादा है हमारे। तो अभी तक पिछले 6 से 7 महीने हो गए इस राइजिंग राजस्थान को, उसमें से हमने लगभग 3 लाख करोड़ के MOUs को उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें से 1 लाख करोड़ तक की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। और जो हमने 1 लाख करोड़ के MOUs DIC से किए हैं, वहाँ से भी हमारे लगभग 10,000 करोड़ के MOUs चल रहे हैं। 5 से 6,000 तक की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि अभी तक लोग इससे यहाँ आने से कतराते थे, इसके कई कारण थे, लेकिन अब सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे हमने इसके साथ साथ 10 योजनाएं भी लागू की थी, पॉलिसीज चालू की थी। इसके आधार पर मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य काफ़ी अच्छा रहेगा। कई बार ये देखा गया है कि सरकार बिना ग्राउंड वर्क किए हुए जोशी जोश में आके रिसर्जेंट वाली, जैसा पहले भी देखा, जितनी गवर्नमेंट पहले रही है, धरातल पे मुश्किल से 2-1% ही आ पाए, बाकी नहीं आ पाए। तो क्या सरकारें हड़बड़ी में या जल्दीबाजी में अपना क्रेडिट लेने के लिए ये काम करती हैं? अभी भी हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वीकनेसेस है, लैंड बैंक नहीं बने हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉपर नहीं है, लेटेस्ट जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो पर्टिकुलरली उस इंडस्ट्री को चाहिए, फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल में बता रहे उतरा है, रिन्यूएबल में हमारे पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, जी सर, इस स्किल्ड मैन पावर नहीं है, तो हम क्यों कर रहे हैं? स्किल्ड मैन पावर के लिए हमने कुछ नहीं किया, रिन्यूएबल में कुछ नहीं किया, जी सर, और फॉसिल फ्यूल में भी हमने कुछ नहीं किया। आज बाड़मेर में हम पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में स्किल्ड मैन पावर ही नहीं, लोकल यूथ को हमने डेवलप ही नहीं किया। तो इतनी बड़ी ड्रॉबैक होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सब हम 100% या 80% अचीव कर लेंगे? जी सर, इसमें मुख्य कारण जो राजस्थान आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रहा है, इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। तो अगर जब तक हम लोगों को दिखाएंगे नहीं कि भाई हम कर सकते हैं ये चीज़ें, हम जो भी हम आपसे वादे कर रहे हैं उनको पूरा कर सकते हैं। जैसे 2023 में जो हमारा इन्वेस्ट राजस्थान प्रोग्राम हुआ था, उसका लगभग 10% MOUs हमने ग्राउंड पे किए। जितने MOUs किए उसका 10% हमने किया था। तो मुझे लगता है कि सर, जब तक हम एक बड़ा नंबर नहीं दिखाते हैं लोगों को, हाँ ये मैं मानता हूँ कि हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड पर नहीं उतार पाते हैं सारी चीज़ें, लेकिन जैसे CM सर ने भी अपने एक भाषण में बोला था कि लोग MOUs करने आ जाते हैं, लेकिन फिर उनको जो उम्मीदें हैं उनकी, जैसे जो हमारे लोकल MOU जो करने वाले, उनकी उम्मीदें थोड़ी अलग टाइप की उम्मीद होती है सर। उनको लगता है कि शायद हम MOUs करेंगे, इससे हमें फ्री में ऋण मिल जाएगा, वापस चुकाना नहीं पड़ेगा। तो इन चीज़ों को नकारने के लिए और जो फर्जी MOUs हैं उनको नकारने के लिए भी सर ने ऐसा बोला है कि हम लोग ब्लैक लिस्ट करने वाले हैं ऐसे लोगों को। दूसरी बात सर, एडवर्टाइजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। हम जितना राजस्थान का जितना एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे लोगों के सामने कि हम ये चीज़ें करने में सक्षम हैं, तभी ही लोग हमारे पास आएंगे। जैसे इतने MOUs आए हैं, उनमें रिन्यूएबल एनर्जी में जैसा आपने बोला कि हमारे पास शायद मैन पावर की कमी है, स्किल्ड मैन पावर की कमी है। तो अगर हम ये MOUs को करने की ग्राउंड पे उतारने की कोशिश करते हैं या वो आते हैं, तो स्किल्ड मैन पावर हम आसपास के जगहों से ले सकते हैं। राजस्थान को बने हुए 79 ईयर्स हो गए ऑलमोस्ट बराबर। इतने सालों के बाद भी राजस्थान में इंडस्ट्रियलाइजेशन
हाँ, जो कि राजस्थान तो एक मिनरल रिच स्टेट है। जी सर। बहुत सी जगह पे हम नंबर 1 पे, बहुत सी जगह पे हम नंबर 2 पे। जी सर। इतना मिनरल्स हमारे पास में होने के बाद भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पा रहा। उसकी क्या क्या वीकनेस है, क्या क्या कारण है जिस वजह से हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ सके? हमसे बाद में बने हुए राज्य हमसे आगे निकल गए। जी सर। सर, इसका एक तो मुख्य कारण है कि राजस्थान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में ट्रांसपोर्ट में इश्यू आता है, जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे इतने साल। उसका हम समाधान कर रहे हैं। इसके साथ साथ राजस्थान, आधा राजस्थान लगा, आधे से ज़्यादा राजस्थान में रेगिस्तान है, पानी की कमी रही है और वो एक मुख्य समस्या रही है हमारे लिए। इसके साथ ही इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि हम एक मिनरल रिच स्टेट हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर एक मतलब अधात्विक मिनरल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन धात्विक मिनरल्स की हमारे पास अभी भी कमी है। और सबसे बड़ी कमी मिनरल्स में जो हमारे पास है, वो हमारे पास एक बहुत अच्छे स्तर का कोयला हमारे पास नहीं है। जो कोयला हमारे पास है वो जैसे लिग्नाइट कोयला है, वो इतना अच्छा कोयला नहीं माना जाता है। तो ऊर्जा की पैदा हम इतनी नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर पा रहे जितनी हम लगा पाएंगे, लेकिन अब हम ऊर्जा भी पैदा कर सकते। मेरे को एक बात बताइए, राजस्थान में इस समय फॉसिल फ्यूल बाड़मेर में रिफाइनरी लग गई। जी सर। रिन्यूएबल एनर्जी सारा वेस्टर्न राजस्थान आपका भरा पड़ा है। टेक्सटाइल भीलवाड़ा और वो बेल्ट में भरी पड़ी है। इसके बाद में एग्रीकल्चर में श्री गंगानगर है। इन सब एरिया में अलग अलग जगह अलग अलग चीजें, पर्यटन की तो अपार संभावना। इतना सब होने के बावजूद भी आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है इन लोग इस फील्ड में और भी आगे जाने के लिए, इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए क्या कर रहा है? हमारे पास सर अभी जैसे आपने बताया कि इतनी सारी संभावनाएं हैं, जैसे ही हमें ऑयल और गैस की संभावनाएं मिली है, राजस्थान ने एक रिफाइनरी स्थापित की है सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग से। इसके साथ साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी में राजस्थान भारत में नंबर 1 पे है अभी, और 500 गीगावाट का भारत का लक्ष्य है। उसमें से 100+ गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी राजस्थान अकेला देने वाला 2030 तक। इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहे हैं हम। इसके अलावा टेक्सटाइल की जैसे आपने बात की है, तो टेक्सटाइल के लिए इस साल टेक्सटाइल पॉलिसी है, ये राजस्थान की टेक्सटाइल पॉलिसी 2024। इसके अलावा इसके साथ साथ 10 अलग पॉलिसी चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट की। एक्सपोर्ट में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट पॉलिसी हमारी जो वर्तमान की है, उसके अनुसार वर्तमान में हम लगभग 83,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और 2030 तक उसको 1.5 लाख करोड़ तक करने की हमारी योजना है। चलिए, अभी बातचीत चल रही है, आजकल की लेटेस्ट इशू है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जी सर, SDG। बिल्कुल। राजस्थान की स्थिति क्या है उसके बारे में, और भारत की स्थिति क्या है? कुछ पढ़ा है इस बारे में? सर, स्थिति इन द सेंस स्टेटस, पोजीशन, इंडेक्स में रैंक वगैरह बता दीजिए आप। सर इंडेक्स मुझे एकदम याद नहीं है। कोई बात नहीं। सस्टेनेबल गोल्स, डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं? टोटल 17 है सर। 17 में उसमें से राजस्थान ने कुछ अचीव किए हैं या कहाँ कहीं हमारी प्रोग्रेस आउट ऑफ ट्रैक है, कहीं हम ट्रैक पे हैं, कहीं हम काफी आगे निकल गए? जी सर, रिन्यूएबल पढ़ा इन बारे में? हाँ सर, थोड़ा मैंने थोड़े समय पहले पढ़ा था, मुझे याद है थोड़ा वो। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है, उसमें हम नंबर 1 है, लेकिन महिला समानता में हम काफ़ी पीछे हैं इंडिया में, और ये 2 ही याद करते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अब ये बताइए कि आप तो ने अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी करोल कॉलेज से PCM में आपने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में IIT कानपुर फिजिक्स में किया। जी सर। तो क्यों नहीं फिजिक्स में आपने कैरियर बनाया? आपने ATC एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी ज्वाइन किया, फिर वहाँ से क्यों छोड़ दिए? सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी जैसे मैं MSc कर रहा था, उसी दौरान मैंने PhD में भी एडमिशन लिया था और 1 साल का प्रोजेक्ट भी किया था मैंने। लेकिन उसी समय मुझे समझ आया कि मैं प्योर रिसर्च की बजाय फील्ड वर्क करना ज़्यादा बेहतर पसंद करूँगा, और फिजिक्स का फील्ड होने की वजह से मैंने ATC का एग्ज़ाम दिया, और ATC में होने के बाद मैंने वहाँ ज्वाइन किया। लगभग 1 से 1.5 साल, मैंने 2 साल वहाँ सेवाएं दी, और उसी दौरान मेरा RS में भी हो गया, और डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज ऑफिसर में। तो वहाँ से मुझे लगा कि ये जॉब वहाँ से ज़्यादा बेहतर है। इसके कई कारण थे। एक कारण था जिसमें से लोगों से सीधा जुड़ाव, ATC में लोगों से सीधा जुड़ाव नहीं है आपका। दूसरा, ATC एक डेस्क जॉब जिसको मैं बोल सकता हूँ, या एक जगह बैठने की जॉब बोल सकता हूँ, वो टेक्निकल जॉब है सर। और लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन का तो परफेक्ट यूज था वहाँ। जी सर, ये कह सकते हैं हम, लेकिन उसी क्वालिफिकेशन का मैं यहाँ भी पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि फिजिक्स ही चलती रहेगी, वहाँ पे आपको बस थोड़ा टेक्निकली साउंड रहना पड़ेगा हमेशा, जब तक आप रिटायर होते हैं। यहाँ भी वैसी ही कुछ चीज़ें अगर मैं करना चाहूँ इंडस्ट्री में, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी
भारत का एक जी सर। व्यक्ति शुभांशु जी स्पेस में है, जी सर। वहाँ वो जीरो ग्रेविटेशनल पुल पे है जी सर। और 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्पेस स्टेशन ट्रेवल कर रहा है, राउंड द अर्थ परिक्रमा कर रहा है। ये क्या चीज होती है, जीरो ग्रेविटी क्या होती है? 28,000 किलोमीटर की स्पीड क्यों है? 25 कर लो, 30 कर लो, 45,000 कर लो, क्यों? जी सर, आप आईएसएस की बात कर रहे हैं और आईएसएस पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में रहता है। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कोई भी चीज़ स्पेस में फेंकी, अगर वो पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाती है, ग्रेविटी से बाहर जाने का मतलब है कि पृथ्वी की ग्रेविटी उसको वापस पुल नहीं कर पाए। जैसे आईएसएस से अगर हम उसकी बात करते हैं कि वो कभी भी ग्रेविटी को छोड़कर दूर नहीं जा सकता, ग्रेविटी हमेशा उसको पुल करेगी। उसको पुल नहीं कर पाने का रीज़न है कि वहाँ से उसके साथ जो ग्रेविटी का पुल लग रहा है उसके साथ साथ उसकी अपनी वेलोसिटी की वजह से उसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। जब ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं तो ग्रेविटी जीरो ग्रेविटी की स्टेटस आती है। इसकी वजह से दोनों फोर्स बैलेंस होने की वजह से जीरो ग्रेविटी की स्टेटस आती है। इसका मतलब है कि जो आईएसएस है प्लस उसके अंदर जो भी रह रहा है उन दोनों पर कोई ग्रेविटी नहीं लगेगी। इसके साथ साथ आप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो वो वेलोसिटी सर तय होती है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से और कितनी दूर है यहाँ से, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है। ये जो स्पेस स्टेशन है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर परिक्रमा कर रहा है? लगभग 600 किलोमीटर के आसपास। 600 किलोमीटर के आसपास। ओके, एक ऑब्जेक्ट आपने पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एस्केप वेलोसिटी। जी सर। बराबर। जी सर। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। जी सर। चांद की कितनी है? कितनी होगी? चांद की कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी सर। किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी? सर ये डिपेंड करती है, इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला √GM/r और √2GM/r दोनों में से कोई एक मैं याद नहीं कर पा रहा। तो ये कांस्टेंट जी और मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, जिसका हम जैसे मून की बात कर रहे हैं आप, मून, और नीचे जो r है वो इसके रेडियस या फिर इसकी डिस्टेंस जो है। तो चांद की कितनी होगी? कोई भी पढ़ा इस बारे में कभी? सर अप्रोक्सीमेटली मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद मैं गेस कर सकता हूँ 5 और 6 के आसपास। पृथ्वी से ज्यादा होगी, कम होगी? कम होगी सर। अच्छा, कम होगी। चलिए ये बताइए कि राजस्थान में भौगोलिक सिचुएशन के ऊपर मैं आपसे बात करता हूँ। रेगिस्तान भी है, पठार भी है और नदियाँ भी हैं, डैम्स भी हैं, लेकिन डेजर्ट एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। जी सर। क्या राजस्थान में डेजर्ट की इंपॉर्टेंस है? ये क्या हमारे लिए अभिशाप है या हमारे लिए वरदान है? सर इसको अगर हम पूरे सब कॉन्टिनेंट या पूरे इंडिया को लेकर इसकी बात करते हैं तो ये हमारे लिए एक वरदान है। इसकी वजह से मानसून पर बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। ये पूरी उस एरिया को पूरे को गर्म करता है, जिसकी वजह से लो प्रेशर बेल्ट बनता है यहाँ पर। इसकी वजह से अरब सागर की जो शाखा है वो इसकी तरफ खींचती है, तिब्बतन प्लेटू के साथ साथ। और राजस्थान के लिए भी ये एक वरदान है एक तरह से। जैसे अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं। यहाँ से हम, मुझे बता दीजिए बस इसकी इंपॉर्टेंस क्या, पॉइंट वाइज। जी सर, एक तो इसकी बायोडाइवर्सिटी, मिनरल्स, प्लस ये जो मैंने अभी पहले बात की थी वर्षा, जलवायु की वजह से, और टूरिज्म। हाँ, टूरिज्म। एक मैं आपको हिंट देता हूँ, बाड़मेर हमारा वेस्टर्न राजस्थान में, जी सर। लेकिन अभी आजकल बहुत फेमस हो गया है अपने फोक सॉन्ग की वजह से। जी सर। अब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, डिपार्टमेंट में, बाड़मेर में म्यूजिक स्टूडियो लगाने के बहुत स्कोप है और वो शायद शुरू हो गया। कुछ इस बारे में आइडिया है आपको? सॉरी सर, मुझे ध्यान में। लंगा बनियार के बारे में आप हाँ, ये मुझे पता, फोक सॉन्ग का पता है सर, मुझे ये आइडिया नहीं है। मामे खां का नाम सुना? जी सर, सुना है मैंने, तो गाने सुने। ये सब उसी बैठ के हैं। बिल्कुल सर। वहां पे म्यूजिक स्टूडियो सेटअप करने की क्या संभावना है, क्या पोटेंशियल है? आप तो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जी सर। तो आपको इस बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल सर, जैसे अगर हम उसी के बगल में पाकिस्तान है बॉर्डर पार करके, और वहाँ से अगर हम बात करते हैं तो आपने कोक स्टूडियो सुना होगा। और कोक स्टूडियो ज़्यादा फेमस फोक सॉन्ग्स के लिए या फोक सिंगर्स के लिए ज़्यादा फेमस होता है। तो सिमिलर लाइंस पे हम इस साइड भी अपने राजस्थान में भी बाड़मेर में स्पेशली जहाँ पे लंगा और मंगनियार जातियाँ रहती है वहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो छोटे बच्चों को हमने बहुत बार देखा कि वो इंडियन आइडल में जाते हैं और जनरली उनको वहाँ से सुविधाएं नहीं मिलती है, इसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम यहाँ पे ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करवाते हैं तो ऐसा पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में कुछ पहल कर सकते हो क्या आप लोग? सर एग्जैक्ट सरकार को और कुछ सजेशन देख के कुछ नया वेंचर शुरू कर सकते हैं? वहाँ टूरिज्म का तो स्कोप है ही।
जी सर, अभी डेजर्ट टूरिज्म तो वहाँ पे DOIT की एक पॉलिसी है अभी, AVGC-XR, ऑडियो विजुअल ग्राफिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी, तो उसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। अगर वहीं पे उन्हीं लोगों के साथ मतलब स्टूडियो स्थापित किए जाए, या फिर जैसे इंडियन आइडल या कोक स्टूडियो चलता है, इस तरह की कुछ सुविधाएं दी जाए। और राजस्थान, स्पेसिफिक राजस्थान में ही, जैसे ज़्यादातर स्टेट्स में अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो मूवीज़ में काफ़ी आगे है, इवन बंगाल भी मूवीज़ में काफ़ी आगे है, या फिर म्यूज़िक में भी। तो इसी तरह से हम भी राजस्थान आइडल टाइप का कोई एक कार्यक्रम चालू कर सकते हैं, जिसमें वहाँ के, केवल वहाँ के क्यों, पूरे राजस्थान के लोगों को बुलाया जा सकता है। थैंक यू सर। सहीराम जी, आप नागौर से आते हैं। जी बिल्कुल नागौर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर। नागौर, खान पान, बोलेचाली, वेशभूषा। जी बिल्कुल सर। नागौर जो स्टेट, नागौर जो डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से राजस्थान का डेजर्ट चालू होता है, डेजर्ट स्टेट चालू होता है। और वहाँ की खान पान में ज़्यादातर लोग सामान्य, जैसे पानी नहीं है हमारे उधर और सिंचाई का पानी कम है, तो जनरली लोग बाजरा खाते हैं। और इस टाइम पे फसलों में मूंग वगैरह उगाया जाता है। और वेशभूषा, सामान्य वेशभूषा जो पश्चिमी राजस्थान खान की पान है, में एक स्पेशल है वहाँ का, ये पंचकूटा क्या होता है? जी सर, पंचकूटा में 5 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। काचरा, सांगरी, और ये काचरा होता है उसमें? मुझे सर 5 याद नहीं है। केर, सांगरी और एक केरुंदा होता है सर, मुझे 5 याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा सर। ठीक है, आगे बताइए आप। तो ये चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, खान पान में करते हैं लोग। और फसलों में जैसे मूंग, मोठ, ग्वार, ये चीज़ें होती हैं। और इसमें अगर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम या इन चीज़ों में बात करते हैं, तो हम जैसे नागौर में ही कुचामन है, वहाँ से कुचामनी ख्याल पसंद है। नागौर का ही भी तेजा गायन पसंद है, फेमस है। और इसके साथ साथ कालबेलिया नृत्य भी नागौर के पसंद है, फेमस हैं। और नागौर की कालबेलिया नृत्य को क्या किसी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? जी सर, ये यूनेस्को की अमूर्त वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कब शामिल किया था? 2000, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर, मैं गेस ले सकता हूँ, 2011 में किया था सर। किस फेमस नर्तकी को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है? जी सर, गुलाबो सफेरा है इसकी फेमस नर्तकी है, उनको कई अवार्ड्स मिले हैं। इंडिया का कौन सा बेस्ट अवार्ड मिला है? माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे याद नहीं है। ठीक है। और अभी वर्तमान में 2023 में नागौर, मतलब अब डीडवाना अलग से डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन डीडवाना का एक गांव है कोलिया, वहाँ की एक गायक कलाकार है, फोक गायक हैं, उनको पद्मश्री भी मिला है। और मैं अभी क्या नाम है उनका? नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। ठीक है। और नागौर की पान मेथी बोली कौन सी बोली जाती है वहाँ पे? मारवाड़ी बोली जाती है सर। मारवाड़ी बोली। बोलियाँ कितनी है राजस्थान में? सर एग्जैक्ट नंबर तो, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है। मेवाड़ी जो है मारवाड़ी का एक प्रकार है, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, ये 2 फेमस बोलियां हैं राजस्थान की, और बाकी इन्हीं के प्रकार हैं सर। एक हाड़ौती जो है, उसी को भी मेवाड़ी का ही प्रकार माना जाता है, हाड़ौती को भी ढूंढाड़ी का ही प्रकार माना जाता है। प्रॉब्लम्स क्या हैं नागौर के लोगों की? इनकम के सोर्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्या हैं? नागौर मतलब एजुकेशन के मामले में क्या स्टेटस है उनका? सर सबसे बड़ी समस्या नागौर की है पानी की समस्या। पानी की समस्या, क्योंकि नागौर जो है, आपने सुना होगा, कुबड़ पट्टी का बेल्ट माना जाता है, फ्लोराइड की समस्या है पानी में। इसके साथ कुबड़ पट्टी क्या होती है? सर अजमेर से लेकर के नागौर के बीच से निकलती हुई एक लाइन है पूरी, जो नागौर के जायल, लाडनू, डीडवाना, डेगाना, इन क्षेत्रों में है। यहाँ पे जो पानी है ज़मीन का, क्या स्पेसिफिकेशंस है उसके कुबड़ पट्टी के? पानी में सर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, इसकी वजह से लोगों क्यों है ज़्यादा? क्या ज्योग्राफिकल रीजन है? सर ये जो पार्ट है, कहा जाता है कि ये पार्ट पहले 33 सागर का पार्ट था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी नमक की झीलें भी है, इसकी वजह से फ्लोराइड वगैरह की मात्रा ज़्यादा है। अच्छा। तो इस वजह से लोगों की हड्डियों में थोड़ा जैसे पीठ में स्पेशली झुकाव होता है, कुबड़ निकल गया था, इसलिए इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। और इसके अलावा जो समस्या है, सिंचाई का पानी के साथ साथ सिंचाई का पानी नहीं है, तो नागौर की उत्पादकता काफ़ी कम है। दूसरी समस्या कृषि उत्पादकता जी। नमक के मामले में कैसा क्या? नमक के मामले नमक उत्पादन में सर अभी जैसे डीडवाना को अलग कर दिया है, तो डीडवाना की जो कुचामन की सांबर झील है नामा की, वहाँ से
देश का नंबर 1 नमक निकलता है, लेकिन वो काफ़ी क्या है मतलब देश में दूसरी जगह नमक निकलता है और यहाँ पे नमक निकलता है, उनमें क्या डिफरेंस है कि इस नमक को सर्वोत्तम माना जाता है? सर एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता, मैं गेस कर सकता हाँ बताइए। सर ये जो है पानी, जो यहाँ का जो पानी है, जो कि जो बाकी समुद्र से जो पानी निकलता है वहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे सॉल्ट्स इसके साथ मिले हुए होते हैं, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप का सॉल्ट जैसे NaCl ही मिलता है इस वजह से। चलिए, एक तो समस्या पानी की समस्या हो गई, जी सर। सिंचाई की प्रॉपर मतलब पानी उपलब्ध नहीं है, जी सर। तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की समस्या होगी, वो लो है। और कोई समस्या? और सर नागौर की जो महिला साक्षरता दर है वो काफ़ी कम है। क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजन से मुख्यतः सर, जो जैसे कि एक तो नागौर में मैंने आपको पहले से बताया कि नागौर से ही रेगिस्तान शुरू होता है, तो गाँवों से स्कूल्स बहुत दूर होते थे। जनरली लोग ढाणियों में रहते हैं और ढाणी से स्कूल दूर होते तो बच्चियों को स्कूल भेजते नहीं थे। दूसरा, लोगों की ये मानसिक, तो पुरानी कहानी होगी कि बहुत दूर स्कूल होते थे। आजकल तो हर गांव में, ढाणियों में जी स्कूलें हो गई हैं। बिल्कुल सर। अब भी लिटरेसी रेट इतनी कम है, क्या रीज़न है? मुझे लगता है सर अब इसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है। जैसे मैं अपने गांव की बात करता हूँ, मेरा गांव भी पहले एक ढाणी टाइप की था। स्कूल हमारे गांव में 5वीं तक थी, उससे पहले और भी कम थी, लेकिन अब लगभग सभी लोग स्कूल जाते हैं। तो एक ये कारण पहले रहा होगा जिस वजह से पहले की साक्षरता दर कम थी, लेकिन अब उसमें बदलाव आ रहा है। इसके साथ दूसरा कारण इसका जो है वो लोगों की मानसिकता सर। लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चियों को स्कूल भेजना मतलब ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि बच्ची पराए घर का धन होती है। दूसरा कारण ये था, तो ये कारण है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट कम है। जी सर। आपने मूल रूप से 2 कमियां बताई, पानी की कमी है हाँ और दूसरा वहाँ पे लिटरेसी रेट गर्ल्स में स्पेशली कम है। जी सर। आपको अगर वहाँ SDM बना दिया जाता है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप RS बन जाते हैं, जी सर। तो आप इन कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन से कदम जो अभी नहीं उठाए जा रहे हैं, जी सर। ऐसा क्या कदम उठाएंगे आप जो अभी नहीं उठाया जा रहा है? जी सर। सर जैसे बच्चियों की शिक्षा है, उसके लिए मुझे लगता है कि मैं काफ़ी अलग अलग जगहों से पढ़ा हूँ और मैं काफ़ी लोगों को जानता भी हूँ। मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ और लोग भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। अगर जहाँ पर पर्टिकुलर क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, तो सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से लोगों से अपील की जा सकती है कि वो खुद आए वहाँ पे वॉलंटियर के तौर पर, वहाँ आकर लोगों को पढ़ा सके। जैसा कि अभी त्रिपुरा में हाल ही में ऐसा किया गया था। त्रिपुरा में एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन था, उसने लगभग पूरे त्रिपुरा में घूमकर वहाँ की साक्षरता दर 100% कर दी है। तो इस तरह का कदम उठाया जा सकता है। और पानी के लिए सर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तरफ से ही कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े लेवल की, मुझे लगता है कि पूरे नागौर की समस्या है। तो आप तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हो जाओगे, जी सर। RS बन जाओगे, तो जी क्या कदम उठा सकते हो, क्या कदम उठाओगे? सर इसमें जो पहले से कदम उठाए जा रहे हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके, जैसे मेरे गांव की तरफ या नागौर शहर के आसपास की जगहों में टांकों का, हौद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और गाँव में जो पहले से तालाब बने हुए हैं, उनके अंगोर जो होते थे, उन अंगोरों को आजकल घेर लिया है लोगों ने। या अंगोर क्या होते हैं? गांव के आसपास की ऐसी ज़मीन सर जिन पर आप गांव के लोग खुद उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। और वो पूरे गांव की ज़मीन होती थी। ठीक है। और उस पूरी ज़मीन में कहीं पर भी पेड़ पौधे वगैरह बहुत कम होते थे, जिसकी वजह से पूरा पानी बह करके तालाब में इकट्ठा होता था। तो वो अंगोर जो है वो घेर लिए गए हैं ज़्यादातर जगहों में। अतिक्रमण कर लिया लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और खरपतवार उगाई है, या फिर जैसे बबूल के पेड़ हैं, ये ज़्यादा उगाए हैं। तो इनसे निजात पा करके उनको वापस साफ़ किया जाए तो दोबारा से वो एक जगह से पानी इकट्ठा होने से वहाँ पे पानी भर सकता है उन तालाबों में। एक आप अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे। इंडियन इकोनॉमी है वो देखा गया कि डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर टू डायरेक्टली जो है वो सर्विस सेक्टर को मूव कर गई। जी सर। बीच में सेकेंडरी सेक्टर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको स्किप कर दिया। क्या रीज़न रहे होंगे? इसके मुख्य रीज़न थे सर, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी इतनी, और जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो मैं थोड़ा सर्विस सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। मैं थोड़ा समय ले सकता हूँ उस पर। जी।
जी सर। या मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आपकी सहूलियत के लिए और मैं थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर देता हूँ कि FDI जो है ये इंडिया में कम आता है, जी सर। आ रहा है, लेकिन इंडिया में चाइना की अपेक्षा कम रहा है। इसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाया, लेक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण का अभाव रहा है। तो क्या कारण रहा है? इसके एक पीछे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताई था थोड़ी देर पहले, उसको यूज़ कर सकते हो। जी सर। सर जो मुझे कारण इसका समझ में आ रहा है वो यही है कि इंडिया खुद जो है वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं कर पाया, अपनी जैसे मशीनीकरण नहीं कर पाया उद्योगों का। ठीक है, एक कारण ये मान लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए। दूसरा कारण? और स्किल्ड वर्कफोर्स जो होती है पर्टिकुलर ठीक है। इंडस्ट्री के लिए जो चाहिए, उसका कमी है। मिनरल्स की कमी सर, मिनरल्स हमें मोस्टली आयात करने मिनरल्स की तो जैसे- कमी कहाँ है इंडिया में? जैसे सर कोयला जो है एनर्जी के लिए, जो हम खुद एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसी को हमें आयात करना पड़ता है मोस्टली। तो ये एक मुझे कमी समझ आ जाती है सर। एक गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज वगैरह, कुछ लिबरलाइजेशन की कमी रही होगी। जी सर बिल्कुल। इससे पहले जैसे 1991 में गवर्नमेंट LPG रिफॉर्म्स लेके आई थी, उससे पहले इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्या कारण था कि उससे पहले आपने इकोनॉमी को क्लोज करके रखा था, बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रखा था? जी सर, आज़ादी के बाद से ही सरकार को ये लगता रहा कि हो सकता है इंडस्ट्री जो उस समय जो इंडस्ट्री थी वो भी कुछ पर्टिकुलर लोगों के हाथ में थी, और उनको लगा कि अगर इसको पर्टिकुलर लोगों के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में थी, आज़ादी के रिजर्व था। हाँ, बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं, वो बहुत सारे रिजर्व थे फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द पब्लिक सेक्टर। जी सर, मेरा कहने का मतलब है कि उससे जस्ट पहले जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कुछ ही लोग थे, बहुत सारे लोग नहीं थे, और गवर्नमेंट शेष विश्व के लिए क्यों नहीं खोला गया? मेरा क्वेश्चन ये था। जी सर, इसको बंद इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था क्यों रख लिया गया इसको? इसमें सर एक थोड़ा सा डर ये भी था कि अगर हम पूरे विश्व के लिए खोलते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी में या फिर हमारे देश में देश की जो आंतरिक राजनीति है उसमें भी मतलब दूध का चला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। जी सर। पहले एक बार ऐसा हो चुका था, जी सर। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, बिजनेस करने आई थी, वैसा ही कोई कारण रहा होगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी है वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पे चलेगी, ये कुछ कारण थे। सर तो सही राम जी, जी सर। आपने 2011 में 12th क्लास की, जी सर। और 2012 में मेरा मानना है कि आप दिल्ली चले गए। 2011 से 12 सर मैं 12 में चले गए। हाँ 12 में चला गया था सर। और दिल्ली चले गए तो जितना मेरा अल्प ज्ञान काम करता है उसके आधार पर मेरा ये मानना है कि आपको दिल्ली जाने के पीछे मंशा थी सिविल सर्विसेज की तैयारी करना, जैसा कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि अगर IIT में सिलेक्शन नहीं होता तो काफ़ी लोग, जिसमें से शायद एक एग्जाम्पल मैं भी हूँ, तो ये 2012 से जो तैयारी की यात्रा चालू हुई वो 2025 तक 13 वर्षों में भी समाप्त नहीं हो रही। ऐसा क्यों? सर ये मत कहिएगा साहब मैंने ये फिजिक्स किया, मैंने ये फिर IIT कानपुर से किया, वो मंशा मुझे समझ में आ गई है। और उस बात से आप भी अंदरूनी तौर से जब मुस्कुराए थे तो बात समझ में आ गई थी कि आपकी उसमें सहमति है। अब या तो सहमत है आप या असहमत है, पहले एक इस स्टैंड को लीजिए। बिल्कुल सर, मैं असहमत हूँ इस बात से। अच्छा, असहमत है तो मुझे लॉजिक बताइए क्यों असहमत है। सर 12 के बाद जेई के बाद, जेई का तैयारी करने के बाद जब नहीं तो हुआ, मैं समझ गया 11 से 12 तक आपका नहीं हुआ जेई में, इसलिए आप जी सर। चले गए वहाँ। तो मैं सिविल्स की तैयारी के लिए नहीं गया था सर। बेसिकली मुझे साइंसेस में अट्रैक्शन था हमेशा से। किरोड़ीमल कॉलेज में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है कि विशेष उसके लिए हम वहाँ जाएं, उससे भी बेहतरीन सुविधाएं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मौजूद है। उस समय और मेरा सर, पर्सनली देखा हुआ है वो। सर मुझे लगता है कि उस समय जितना समझ में आया वो बस कर लिया। समझ में आया तो मैंने आपको बता दिया सिविल सेवा की तैयारी। नहीं सर, मैं साइंसेस के लिए ही गया था पर्टिकुलरली, और सिविल सेवा की तैयारी मैंने 2019 के बाद से चालू की। उससे पहले मैंने सरकारी नौकरी की भी तैयारी नहीं की थी कभी, और मैं करना भी नहीं चाहता था। मैं एक्चुअली PhD करना चाह रहा था अपनी कंप्लीट, लेकिन परिस्थितियाँ और तब जाके मुझे समझ में आया कि एक एवरेज PhD करके आप अच्छे वैज्ञानिक नहीं बन सकते हो, और बहुत अच्छी PhD, बहुत अच्छी IQ होनी चाहिए, तब आपको PhD करनी चाहिए। PhD एक बहुत ही मतलब जितनी मेरी स्किल सेट थी उसके हिसाब से मैं सिविल जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, गवर्नमेंट जॉब्स थी या और किसी तरह की सेवाएं होती, तो मैं उनमें बहुत बेहतर तरीके से काम कर सकता था, बजाय कि मैं केवल एक एवरेज PhD करके डिग्री लेके निकल जाता वहाँ से। तो इस वजह से
चलो कोई नहीं, विश्वास कर लेते हैं हम आपकी बात पे कि 2019 से आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी 2025 तक संघर्षरत क्यों? सर 2019 तक मैंने एमएससी किया था, 19 से 20 मैंने पीएचडी का एक एमएससी तो 2018 में हो गया है आपका। सर मेरा एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री था एक्चुअली, और 2019 में कंप्लीट हुआ था वो। इसमें आपने 2018 क्यों लिखा है फिर? सर मेरी डिग्री में ऐसा लिखा हुआ है कि 2018 में इनका कंप्लीट हो गया था, बट हमें डिग्री 1 साल बाद ही मिलती है। 2019 डिग्री मिलना अलग बात हो, तो हमारी भी डिग्रियाँ 6 महीने साल भर बाद ही आती नहीं नहीं सर, कोर्स ही 2019 में ही कंप्लीट होता है। तो ठीक है, मान लेते हैं। उसके बाद मैंने 1 साल चलो रुकिए, प्रोजेक्ट किया था। कोई बात नहीं, ये बताएं आज क्या है? जी सर। आज क्या है? आज जैसे सर, आज गुरु पूर्णिमा है सर। अच्छा, माफी चाहूँगा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा हिंदू महीनों के हिसाब से कौन सा दिन है? पूर्णिमा है सर, आज आषाढ़ की पूर्णिमा है सर। सारे हिंदी महीनों के नाम बताइए। जी सर, हिंदू महीनों का जी सर, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। चैत्र से स्टार्ट क्यों किया आपने? सर कहा जाता है कि चैत्र से ही नववर्ष स्टार्ट होता है, इस वजह से। पूरे नाम बोले। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। ठीक है। क्या नववर्ष चैत्र मास से शुरू होता है? चैत्र के चैत्र शुक्ल मिड प्रतिपदा चैत्र से। से सर चैत्र शुक्ल शुक्ल प्रतिपदा। जी सर। ठीक है, तो वर्तमान में अगर आज आप कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा है, तो 3 सेगमेंट के टीचर्स मैं आपको देता हूँ, आप बताइएगा किसके लिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु यूज करेंगे। एक स्कूल के टीचर्स जिन्होंने हमें 12th क्लास तक पढ़ाया, एक कॉलेज के टीचर्स जिनके लिए आपने कहा कि साहब ऐसी पीएचडी मुझे करनी नहीं थी, जो आपने खुद नहीं बता दिया एक लैक्यूना तो उनके अंदर, और तीसरा कोचिंग के टीचर्स जिनसे पढ़ करके आप आरएस की परीक्षा पास करें। जी सर। किसके लिए उपयोग करेंगे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, और क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? जी सर। सर स्कूल के शिक्षकों के लिए शुरू से लेके मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इस बात को। जो मुझे पहले दिन से सिखा दे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और रटना चालू कर दे, एक स्टूडेंट को खड़ा कर दे, वो एसएसटी की बुक पढ़े जा रहा है जिसने इतना मतलब पूरा इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया, मैडम अपने काम करे या नहीं। ऐसे लोगों को मैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहूँगा, जिन्होंने मेरा पढ़ने का तरीका ही बदल दिया, जिन्होंने मेरे को सिर्फ रटाया। सर मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं माफ़ी चाहूँगा लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं था। मेरा एक्सपीरियंस, मैं तो इवन अपनी स्कूल 6th क्लास के बाद भी नहीं जा रहा, मैं तो 5वीं क्लास तक के शिक्षकों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया ना, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8। कह सकते हैं सर आप। चलो आगे बढ़ते हैं। आप एटीसी में थे? जी सर। क्या रोल था आपका वहाँ? मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर था सर, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मुंबई क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अपन वहाँ पर? जैसे सर, मतलब टेक्नोलॉजी कैसे अपन कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं? जी सर, अलग अलग तरीके की इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर टावर पे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टावर से ही कंट्रोल कर रहे हैं तो रडार यूज़ करते हैं हम। और What is the full form of radar? रेडियो एंड डिटेक्शन रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन। Why we use radio frequency for detection? सर ये फॉर डिटेक्शन, सर ये लॉन्ग वेव्स होती हैं जो जल्दी से वापस, आप कैसे कह सकते हैं कि लॉन्ग वेव्स होती हैं? इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट होती है सर। कैसे बता सकते हैं आप? प्रूव कीजिए, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं। प्रूफ सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसे करूँ? मतलब कैसे आपने बोला कि रेडियो फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ ज़्यादा होती सर है? जो स्पेक्ट्रम है उसमें हम स्पेक्ट्रम, जो वेव्स का स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्यों कहते हैं? सर इसमें जो वेव्स होती है वो उसमें दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों को मिलाकर जो एक वेव बनती है। स्टार्ट कीजिए लोअर फ्रिक्वेंसी से हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ। लोअर फ्रिक्वेंसी से रेडियो, जी सर, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। उसके बाद कुछ नहीं है? यही याद है सर। कॉस्मिक रे। जी सर, कह सकते हैं, लेकिन ये हमने अभी तक। ठीक है, बताएं आगे कैसे एस्टेब्लिश करते थे? रेडियो वेव यूज़ किया, बाकी सर सैटेलाइट यूज़ करते हैं अगर सी में काफ़ी अंदर तक है, मतलब अंदर तक का मतलब काफ़ी दूर है हमारे यहाँ से, या इसके अलावा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा। सैटेलाइट तो आप तो एटीसी में रहे हैं। जी सर बिल्कुल। और फिर आप उस चीज़ को जिसको कम से कम आपने 2-3 साल किया है। 2 साल किया था सर। हाँ। लेकिन मैं कंट्रोल पैनल पर नहीं बैठा था कभी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई थी तब तक।
तो भी ट्रेनिंग में सिखाया तो जी, गया होगा बिल्कुल कि कैसे सिखाया गया था, कम्युनिकेशन सर। एस्टैब्लिश करेंगे आप। बिल्कुल सिखाया गया था सर, कहीं बस इसी वजह से तो ऐसा नहीं है कि मेडे कहते रहे अहमदाबाद में और आप जैसा ही कोई वहाँ बैठा हो नहीं, और सर, वो बिल्कुल। उनके साथ इस्टेब्लिश नहीं कर पाया हो कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में। नहीं सर, वो बहुत इंस्टेंट हुआ था, ऑलमोस्ट 10 से 12 सेकंड मिले थे उनको, और एडिसन आई थिंक रिस्पॉन्ड भी किया था, बट तब तक वो खेदजनक हादसा हो चुका था। चलो मान लेते हैं आपकी बात। अभी सर बात कर रहे थे राजस्थान के औद्योगिक विकास की, जी सर। और आप तो खुद उस डिपार्टमेंट में हैं। जी सर। कैसे मेजर करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी, कौन सा तराजू जिससे तोल के कह देते हैं कि औद्योगिक विकास हुआ है या नहीं हुआ? सर एक तो IIP है, अच्छा, इंडस्ट्री इंडेक्स ऑफ बस यही सुनना चाहता था मैं। कौन कौन मेजर करता है इसको और कैसे मेजर करता है और किन पैरामीटर्स पर करता है, और उसमें राजस्थान की रैंक क्या है? प्रोडक्शन पे करते हैं सर, किस पूरा ढंग से बताएं। सर एग्जैक्ट जैसे इसमें हमने कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। कुछ नहीं है क्या? जी सर, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और 3 बेसिक फ्यूल। जी सर, जो मैन्युफैक्चरिंग है उसी में कंस्ट्रक्शन है, एक माइनिंग है और एक 8 फ्यूल कोर इंडस्ट्री का IIT से क्या लेना देना है? है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कि उन्हीं का क्या लेना देना है, ये मैं ध्यान में नहीं सर, मैंने पढ़ा है। रिफाइनरी, हाँ, 8 कोर इंडस्ट्रीज मुझे ऐसा पता पढ़ा है। होगा, तो 8 कोर इंडस्ट्री वही तो बता रहा हूँ, और उसी से लिंक है राजस्थान का। 8 कोर इंडस्ट्रीज मैं बता सकता हूँ सर, बट IIP से क्या लिंक है कोई अलग से, वो पता नहीं। चलो बताओ, 8 कोर इंडस्ट्री बताओ, और उसका रिफाइन परसेंटेज ही बताइएगा कितना कितना परसेंट है किसका। सर परसेंटेज तो याद नहीं है इंडस्ट्री। चलो फिर तो ये बता दो, इन्हीं को 8 कोर इंडस्ट्री क्यों कहा? सर ये इंडस्ट्रीज हैं जो किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सी मुख्य 8 भूमिका। 8 के 8 नाम सर, जी सर, रिफाइनरी है, क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स हैं, और ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये। आप थोड़ी देर पर एक शब्द यूज कर रहे थे कि राजस्थान में अधात्विक खनिज मिलते हैं। जी सर, धात्विक नहीं मिलते, कम मिलते हैं क्यों? ऐसा क्यों? अधात्विक खनिज ही क्यों मिलता है राजस्थान में? सर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही थी थोड़ी देर जी पहले। सर। कौन से वो प्रथम इंसान थे जिन्होंने कैलकुलेशन के बेसिस पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मेजरमेंट का कोई इंडिकेटर दिया था, और वो क्या दिया था? माफ़ी चाहूँगा सर। पॉल सैम्यूल्सन का नाम सुना है? नहीं सर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर का नाम सुना है? नहीं सर। GNP से कैसे न्यू कैलकुलेट किया जाता है सुना है? GNP मालूम है सर, न्यू नहीं सर। नेट इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं मालूम सर, ठीक ध्यान है, में नहीं है सर। आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं कोई बात। HDI का तो नाम सुना है? जी सर। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी तो HDI इंडेक्स पे। HDI इंडेक्स के 3 पैरामीटर बताओ बेसिक से, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। बस यहीं रुक जाइए। जी सर। MPI का नाम सुना है? MPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके पैरामीटर क्या है? 3 यही हैं सर तीनों शायद। जो इधर है, ऐसा तो नहीं है। चलो एक हिंट दे देता हूँ, इधर आपने कहा एजुकेशन में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, जी सर। उधर भी एजुकेशन में मेजर किया जाता है MPI में भी, जी सर। और MPI में मेजर किया जाता है एडल्ट लिटरेसी। तो माफ़ी चाहूँगा सर, मेरे को याद नहीं है पूरे। चलिए, तो मेरा तो सवाल ही अब चालू हो रहा था कि वहाँ एडल्ट लिटरेसी क्यों और यहाँ मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग क्यों, ये था सवाल तो मेरा। चलो आप बता दो कॉमन सेंस लगा एक के, बार दोबारा सवाल दोहरा देंगे सर। कि जब हम HDI का मेजरमेंट करते हैं जी सर। तो वहाँ 3 पैरामीटर हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अपन यूज करते हैं नॉलेज, जी। है ना, देन फिर अपन यूज करते हैं ये जीवन स्तर। जी सर। नॉलेज में अपन यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। जी सर। यहाँ यूज किया गया मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जी सर। लेकिन जब हम MPI कैलकुलेट करते हैं यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जी सर। तब वहाँ हम एजुकेशन में यूज करते हैं एडल्ट लिटरेसी। जी सर। दोनों ही तरफ एजुकेशन की बात हो रही है, लेकिन एक तरफ हम मेजर कर रहे हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जी सर। यानी स्कूल जाने के औसत वर्ष, हाँ। दूसरी तरफ हम मेजर कर रहे हैं एडल्ट लिटरेसी। जी सर। दोनों तरफ एक ही चीज रख देते हैं, अलग अलग क्यों रखा? सर इसका कारण शायद ये है कि पॉवर्टी का डायरेक्ट कनेक्शन शिक्षा से शायद निकाला गया हो। माफ़ी चाहूँगा सर। कोई बात नहीं, मेरा लास्ट सवाल आपसे, जी सर। राजस्थान में सिंचाई की प्रॉब्लम की आप बात कर रहे थे। जी सर। मैं आज न्यूज़पेपर में सुबह पढ़ रहा था कि सिंधु और चिनाब के पानी को जी सर। राजस्थान में लाया जाएगा। जी सर। उसमें से एक जिला नागौर भी है जी सर। जिसमें भी आएगा वो पानी। कैसे आएगा उसका पानी यहाँ पे?
जबकि ये सिंधु और चिनाब नदी तो पाकिस्तान में जाके मर्ज होती है बाकी नदियों में। जी सर। भाई जो इंदिरा गांधी नहर निकाली उसमें तो सतलज नदी व्यास नदी से नहीं मर्ज हो जाती है और हरीके से हम कनाल ले आते हैं। बिल्कुल सर। लेकिन बाकी नदियां तो पाकिस्तान में जाके मर्ज हो रही है, तो वहां से कनाल निकाल के लाएंगे क्या? हो सकता है सर ऊपर से ही कनाल लाके फिर उसको हरीके बैराज में मिला के। ऊपर से कहाँ से? भगवान के पास। मेरा मतलब है कि नॉर्दर्न डायरेक्शन से कश्मीर से ही लाके उसको फिर हरीके बैराज में मिला के फिर हरीके बैराज से जो हमारे पास पहले से आ रही है तो उसी वो तो में पानी तो अभी रोक दिया, तो हमारे बाढ़ के हालात नहीं हो जाएंगे क्या? और अभी मानसून सत्र तो अभी बहुत अच्छा चलेगा, तो वो कनाल कब खोदेंगे हम? एक दिन में खुद जाएगी कनाल? नहीं सर, बिल्कुल नहीं खुदेगी और उसको बार बार हमें पानी को खोलना पड़ेगा। जितनी भी पानी इकट्ठा होगा, अगर ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको बार बार खोलना पड़ेगा। तो फिर हम तो कहते कुछ और प्रैक्टिकली करते कुछ और। एक तरफ तो हम कह रहे हैं पानी रोकेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं छोड़ भी देंगे, तो खुश हो जाएंगे, बढ़िया पानी आ गया ना। सर पानी का फ्लो कौन डिसाइड करेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको उनको डिटरेंस पे लेके आना है तो ये हमारे पास एक अच्छा हथियार था पाकिस्तान को। अच्छा, डिटरेंस शब्द यूज कर रहे हो आप, इसको कौन से डिटरेंस कहते हैं? जैसे सर माफ़ी चाहूँगा सर, अलग अलग आईआर में अपन यूज करते हैं, बिग स्टिक डिप्लोमेसी, गन बोर्ड डिप्लोमेसी, इसको कौन से डिप्लोमेसी कहेंगे अगर आप डिटरेंस की बात कर रहे हैं तो? चलो लास्ट सवाल इसी से रिलेटेड, अभी कौन सी कनाल है जो नागौर तक आती है और क्या नाम है उसका? इंदिरा गांधी नहर की कुछ लिफ्ट कनाल्स के नाम सुने होंगे? जी सर। ब्रांचेस के नाम? बीरबल साहनी जो है वो पुराना नाम क्या था इसका? माफ़ी चाहूँगा सर, याद ध्यान नहीं सर। चलिए आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू हो गया। जी सर, धन्यवाद बहुत धन्यवाद। आइए साईराम जी बैठिए। जी सर। आपका 16 तारीख रिलैक्स होके बैठ जाइए। आपका 16 कोई इंटरव्यू है, अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है। बहुत बढ़िया। आज की बात करें पहले तो, फिर बाद में आए। आपका प्रेजेंटेशन ठीक है, आना जाना, एक हाथ के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो। हैंड मूवमेंट्स हो, बाकी ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसे भी नहीं, लेकिन हाँ मतलब आप इस पे ज्यादा फोकस नहीं करो। क्योंकि क्या होता है कि अपन अपने को 100% सवाल जवाब में देना, 100% हाथों में नहीं देना। वहां पे जब आप बैठेंगे तो टेबल होगी, वो इतना नीचे तो हाथ चला ही जाएगा। ये तो अपन आमने सामने बहुत पास बैठे, वो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है और टेबल ऊंची है ना, तो इतना कोई माइंड नहीं करता। जब आपसे अब पोटेंशियल जो आपका सवाल जो एरिया होगा क्वेश्चंस का जहाँ होगा वो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी DIO वर्क कर रहे हैं। आप ऑलरेडी राजस्थान सरकार की RS में तो आप आ चुके हैं, जी सर, है ना। तो अब आपको अगला एलिवेशन चाहिए जो कि आप RS मेंस में आ जाए। जी सर। तो इसलिए अब आप इंडस्ट्रीज, राजस्थान की बैकबोन है इंडस्ट्रीज, राजस्थान के जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। अब रिसर्जेंट राजस्थान भी हुआ तो उसके ऊपर भी MOU क्यों नहीं धरातल पे आ पाते, उसके भी कारण आपको पता होना चाहिए। एक सॉलिड कारण बताइए, मतलब ऐसा कि सर लैंड बैंक ही नहीं बना। अभी जो इतनी सारी जो हम लोग तो पेपर से ही पढ़ते हैं, उसमें यह है कि ऐसी ऐसी जगह इंडस्ट्रियल सेंटर्स डेवलप कर दिए जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हुआ है ना, ये आया पेपर। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? किस चीज की हड़बड़ी है हमें? हम कोई प्रोजेक्ट 80% कामयाब हो जाए या कोई इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ अच्छी सक्सेसफुल हो, वो चाहे 2 साल बाद लगे लेकिन सक्सेसफुल होनी चाहिए ना। हम तो पेपर में पढ़ा कि सब वहां पे तो वो लैंड बैंक ही नहीं बना हुआ या वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जमीन दूर दूर दे दी तो कौन जाएगा वहां पे, है ना। तो ये थोड़ी सी जो शॉर्ट कमिंग्स है, इनके ऊपर आपसे डिटेल में बात हो सकती है, क्योंकि इंटरव्यू जो चल रहे हैं ना 35-40 मिनट के लिए चल रहे हैं, तो आपके राजस्थान के ऊपर बात हो सकती है। फिर इसके साथ साथ आप इंडस्ट्रीज में, राजस्थान में इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है, राजस्थान में स्किल डेवलपमेंट की कितनी जरूरत है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हम सोलर प्लांट्स लगाते हैं तो हमारे पास में टेक्नोलॉजी ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी लेकिन मैन पावर तो हो। आज बाड़मेर में हमने रिफाइनरी लगा दी, स्किल्ड मैन पावर ही नहीं, हमारा लोकल आदमी चलाने के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी ऐसी स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बहुत बड़ा मतलब ये राजस्थान के लिए सेटबैक है। जब जो आप सोलर की बात कर रहे हैं, राजस्थान सोलर पे अभी नंबर 1 नहीं है। अभी राजस्थान से आगे गुजरात निकल गया। क्यों निकला? क्योंकि वो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन नहीं। तो सर, ये आपका लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं वहाँ पर डिनाई करूँ इन सब चीज़ों को और नेगेटिव मोड में चला जाऊँ? नहीं, तो वही मुझे अरे, नेगेटिव। आप तो देखो आपसे कमियां पूछ रहे हैं ना, कमियां पूछ रहे हैं तो कमियां बताओगे ताकि सरकार को बेनिफिट मिल सके। आप DIO काम कर रहे हो और हो सकता है आपको नेक्स्ट अगर जो आपको आपके एरिया में आपको SDM लगा दे, वहां तो इंडस्ट्रीज भी आएगा साथ में, है ना।
तो राजस्थान में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज की प्रचुर संभावना है, कौन कौन से आप लगा सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि निगेटिव में जा सकते हैं तो उसको बैलेंस्ड वे में मोल्ड कर दो भाई, ये आपके प्रेजेंटेशन पर, क्योंकि अब आप गवर्नमेंट ऑफिशियल तो हो ही, अब आपके पास इतनी वो क्वालिटी और इतनी कैपेबिलिटी तो हो जाती है कि सवाल के जवाब को मोल्ड करने के लिए। अब जैसे मैंने पूछा था बाड़मेर जैसलमेर में स्टूडियोज की बात है, उसके लिए भी आपको जवाब देना चाहिए तो सर ये एक इनोवेटिव आइडिया है, हमने सरकार को प्रपोज किया, आपने नहीं भी किया तो कौन जानता है। सर हमने प्रपोज किया है क्योंकि मामे काम वगैरह वो वहीं से है, वहाँ की जो बाल जनसंख्या है वो भी अब इस गानों वगैरह में इन्वॉल्व है, तो इसके लिए अगर उनको वहीं पे अपने ही गांव में अपने ही क्षेत्र में अगर उसको सीखने की सुविधाएं मिलेंगी तो उनका विकास ज्यादा हो। अभी आपने सुना होगा मामे का नाम तो अब काफी हो गया, बिल्कुल। तो अब वही इसी अगर इस ट्रैक पे अपन चलते हैं तो ये चीजें आपका होगा, और आपका जो सारा इंटरव्यू आपका इस इंडस्ट्रीज पे होगा, हम मानना ही है। और फिर अब आप चूंकि IIT फिजिक्स से हो तो ये एस्केप वेलोसिटी स्पेस स्टेशन अगर गया तो, नहीं तो आपका 40 मिनट तो उसी पे। ओके सर, कुछ आपको ऐड करना हो तो बस वही है, इंडस्ट्रीज पे तो ध्यान देना है, और फिजिक्स का बेसिक वाला तो आपको कम से कम पता होना ही चाहिए। एक फिर भी जाता है, वैसे जाएगा नहीं, फिर भी जाता है तो ये आपका अमेरिका वाला ट्रेड डील, तो इसको थोड़ा सा देख लेना कि क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और इसके बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे, नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। एक ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स हो गया, IIP हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। आप एक बार खड़े होकर बाहर जाइए, बुलाऊं तब वापस आना। बुलाइए सर एक बार, बुलाइए एक बार। आपका हाथ पीछे क्यों रहता है? आप अंदर आइए, अंदर आने के बाद में दोनों हाथ पीछे करके खड़े क्यों हो गए थे? ऐसे करके खड़ा। हाँ जी, ये थोड़ा सा सही ये है, वाला ठीक है, ये वाला ठीक है उससे। ये बताना चाह रहा था बेटी, आपको याद रहेगा अब, ठीक है सर। एक बार प्रैक्टिकल कर लिया ना तो याद रहेगा। हाँ, बाकी आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू था, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था, आप ना करके निकल जाइए आगे। ये भी आपने देखा है कि आप सॉरी बोलिए पोलाइटली, ना करिए और स्किप करिए, ठीक है। थोड़ा सा सर ने इसलिए टाइट किया था, क्या पता वहाँ पे ऐसी स्थिति आ जाए, तो कम से कम हैबिचुअल होना ज़रूरी है। इसको आप इस वे में मत लेना कि सर मतलब ये आया, मतलब इस तरह से भी होता है, क्या कई बार हो जाता है। प्रेशर को कैसे डील किया, प्रेशर को कैसे, मेन क्या आपको जवाब आता है कि नहीं आता है, नॉट ए मेजर इश्यू। क्वेश्चंस का उत्तर आता है कि नहीं आता है, ये इश्यू नहीं है। आप सिचुएशन को हैंडल कैसे करेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका कैसा है, ये चीज़ें पर्सनालिटी चेक करते हैं वहाँ पे। फिर अगली चीज़, कुछ एक चीज़ें जैसे मैं अब वो तो सिचुएशन बेस्ड था जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, और कोई जरूरी नहीं गुरु पूर्णिमा पे आपसे पूछा जाए, वो तो आज था, वो जस्ट एक सिचुएशन। बहुत अच्छा सवाल था, है ना, वो एक सिचुएशन ऐसे हजारों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ऐसे ही कुछ हो। एक आप ये इंडस्ट्रियल का बड़ा अच्छा आंसर आपने दिया IIP, लेकिन जब IIP बोल दी तो ब्रदर उससे आगे की चीजें भी तो हमें पता होनी चाहिए ना, बिल्कुल। क्योंकि जब सर फरमा रहे, बिल्कुल उचित फरमा रहे कि मैक्सिमम आपका इंडस्ट्री पे चलेगा। अब मान लो कोई दूसरा, तुरंत मेरे माइंड में आ गया कि कौन सा तराजू जिससे आप कह दोगे कि ये तो इंडस्ट्रियल डेवलप्ड है और ये नहीं है, और है तो मुंबई में और इनमें बेंगलुरु में, इनमें ऐसी क्या चीजें हैं कि ये इतने डेवलप्ड हो गए, ये थोड़ी तैयार करें। फिर कोर इंडस्ट्रीज के बारे में जो आपने फरमाया उनका सीक्वेंस में, वो सीक्वेंस गलत था, तो सीक्वेंस प्रिपेयर करें। 40% होता है इसका पूरा IIP में शेयर, तो उसमें भी कौन सा बाइफरकेट है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में जाता तो जितना टफ बनाएगा ना वहीं तक है। और जो सर ने फरमाया ट्रेड डील वगैरह अपन जो कैसे करते हैं वो है। फिर जब डेवलपमेंट की बात आती है तो हो सकता है डेवलपमेंट और ग्रोथ का जो डिबेट चल रहा है उस पे आ जाए। हालांकि इतना टफ नहीं जाएगा जो मैंने कर लिया कि पहली बार इकोनॉमी इंडिया में इंडस्ट्री स्किप हो गई, एग्रीकल्चर से सीधे सर्विस सेक्टर पे आ गए। क्यों आगे, क्या कारण थे? यही था क्योंकि सर 1991 से पहले हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांसमेंट नहीं थे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज टेक्नोलॉजी, और जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए उसके साथ में हमारे यहाँ जो उससे इंगेज हुआ वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो सर्विस सेक्टर ज्यादा बूम कर गया। क्योंकि टेक्नोलॉजिकली टेक्नोलॉजीज तो आई हैं, लेकिन उसकी तुलना में आज भी जब हम उससे परचेज करते हैं तो फॉरेन जो गुड्स हैं वो ज्यादा चीपर होती हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाए तो वो चीज रही, इसलिए सर्विस सेक्टर। लेकिन हम आज भी उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, हमारी टेक्नोलॉजीज को भी चीपर बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पे भी चीजें हो सके। तो कैपिटल गुड्स की यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता है, मशीनरी वगैरह का। और मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं सर, बिल्कुल मैं परेशान नहीं हूं। सिचुएशन ऐसी क्रिएट करना कि
कोई इंसिडेंटली ऐसा संभावना 2-5% ही वर्तमान बोर्ड का जो अगर देखा जाए तो जो बोर्ड्स बन रहे हैं, Yes, sir. बट 5% भी हो तो एक बार उसके लिए मॉक ड्रिल तो हो चुकी हो, बिल्कुल सर, है ना। ये थैंक यू। चलिए, ऑल Thank द you so बेस्ट। much. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू।